नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वोल्केनोस, अर्थात ज्वालामुखी से होने वाले लाभ और हानि। हमारे अंदर एक भ्रांति है कि ज्वालामुखी खतरनाक होते हैं और वो केवल हानिकारक ही होते हैं, जबकि ज्वालामुखी से होने वाले अगर लाभों की तुलना करें तो उनसे होने वाली हानियां कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर डिटेल से पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी से होने वाले लाभ कौन से हैं और हानियां कौन सी हैं। तो इससे पहले इस पर हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलता रहे। ये जो टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वोल्केनो, ये प्री के साथ साथ जो मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए मित्रों शुरू करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वोल्केनो। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस पर चर्चा करेंगे कि इससे लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड्स एंड आइलैंड्स। आप जानते हैं कि ज्वालामुखी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो या तो कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां पर होंगी या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर होंगी। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वो हैं जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, टकराती हैं, और वहां पर जो हल्की प्लेट होती है वो भारी प्लेट के नीचे मूव कर जाती है और वो नीचे जाकर के उसका नुकसान होता है। इस सीमा को, इस बाउंड्री को हम विनाशकारी सीमा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आएंगी तो स्वाभाविक है कि वो अपने जो उस तरफ का जो पड़ोसी प्लेट है उससे दूर जा रही होंगी। तो जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उस परिस्थिति में वहां पर नीचे का जो मैग्मा है वो बिना किसी विस्फोट के शांति के साथ बाहर आ जाता है और फैल जाता है। तो ऐसी इन दोनों प्रकार की जगहों पे वोल्केनो का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त आपको मैंने बताया कि जहां पे कुछ जगहों पर जो कॉन्टिनेंट्स के बीच बीच में भी इक्का दुक्का जगहों पर, जहां पर जिनको हमने पिछले वीडियोस में हॉट स्पॉट कहा था, तप्त स्थल कहा था, उन जगहों पर भी जो है वोल्केनो कभी कभी विस्फोट होता है, जहां पर धरती के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में गर्मी बन रही है या वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नीचे कोई न्यूक्लियर जो धातु है वो हो गई है और वो रिएक्शन शुरू कर दिया है उसने। तो उस परिस्थिति में वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में गर्मी बनती है और कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है। तो ऐसी जगहों पर जो है जहां पे डाइवर्जेंट प्लेट होती है, जहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, वहां पे ये जब इधर जाएगी तो ये लावा जो है ये मैग्मा बाहर आ जाएगा और वो यहाँ पे फैल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्लेट तो दूर चली गई और उनके बीच का जो स्थान है वो मैग्मा या लावा ने फिल कर दिया और इससे हमको नई जमीन की प्राप्ति होगी। इसका उदाहरण जो है, हमको जो अटलांटिक ओशन है उसके बीचों बीच जो एस आकार का मिड अटलांटिक रिज है, वो शुरू होती है आर्कटिक से शुरू होकर अंटार्कटिक तक जाती है। मिड अटलांटिक रिज वो एक पहाड़ नुमा आकृति है और वो कैसे बनी है, वहां पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, अर्थात वहां पे जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और वहां पे जो लावा निकलता है और रेगुलर लगातार निकलता रहता है पानी के अंदर, तो उससे वहां की जमीन उठती है और जब वो उठती है तो कुछ दूर, कुछ समय के बाद, 1000-2000 सालों के बाद वो वहां से जमीन उठते उठते इतना ऊपर आ जाती है कि वो समुद्र तल के ऊपर जो सी लेवल है उसके ऊपर दिखाई देने लगती है। जब उसके ऊपर दिखाई देने लगेगी तो स्वाभाविक है कि अगल बगल के देश उस पर अपना दावा ठोकने लगेंगे, क्लेम करने लगेंगे कि यह हमारी जमीन है और कुछ दिनों में वहां मानवीय गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे ही छोटे और बड़े दोनों प्रकार के द्वीप का निर्माण होता है। अगर आप कल्पना कीजिए कि जो आइसलैंड है जिसकी आकृति किसी देश की तुलना में काफी बड़ी है, उससे तो छोटे छोटे बहुत से देश हैं, वो इसी प्रकार की गतिविधि का परिणाम है। जो मिड अटलांटिक रिज है वहां से जो फिजर टाइप का वोल्केनो फूट रहा है, अर्थात जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की जो दरारें हैं उनसे जो लावा बाहर आ रहा है और लावा आते आते आइसलैंड के समान जो है एक बड़े द्वीप का निर्माण हो गया। इसके अलावा अगर कहीं सागर के बीचों बीच जहां पर दो या तीन जो प्लेट्स हैं उनका ट्राई जंक्शन है, वहां पर कभी कभी जब प्लेट दूर होती है एक दूसरे से या
कोई कहीं पर जब कन्वर्जन प्लेट भी अगर है समुद्र के नीचे, तो वहां पे भूकंप जो है की स्थिति आती है, वहां पर एक ज्वालामुखी फूटने की स्थिति बनती है और जमीन समुद्र तल से अगर ऊपर आ जाती है और ज्वालामुखी नहीं फूटता है, और ज्वालामुखी नहीं फूटता है तो वहां पर किसी कारणवश नीचे से मान लीजिए जो मैग्मा आ रहा था उसका जो कनेक्शन है वो कट ऑफ हो गया, और अंदर से जो बल आ रहा था, जो गर्मी आ रही थी ऊपर की ओर बढ़ रही थी, वो वहीं रुक गई, या जो मैग्मा चैम्बर है वो खाली हो गया, तो उसके कारण वो जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है वहीं समाप्त हो जाती है। तो छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हो जाता है। रिंग्स ऑफ पैसिफिक के चारों तरफ ऐसे सैकड़ों द्वीप हैं। तो चलिए मित्रों, हमने देखा कि किस प्रकार से नई जमीन और नए द्वीपों का निर्माण होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी से। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है फर्टाइल सॉइल, हमने जाना कि जो ज्वालामुखी से जो निकलता है, जो मैग्मा हमारे एस्थिनोस्फीयर से आता है, वहां पर कई खनिज पाए जाते हैं, विशेषकर जो लौह तत्व हैं, आयरन, निकल, इन सब के और बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, और वो स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के अपने आप धरती के ऊपर आ जाते हैं। इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और जब वो धीरे धीरे आग्नेय चट्टानों में बदल जाते हैं, अगर किसी कॉन्टिनेंट पर फिजर टाइप का वॉल्केनो है और उसके कारण बहुत भारी मात्रा में जो लावा के निक्षेप हैं वो फैल गए हैं, जैसा कि भारत में डेक्कन ट्रैप में हुआ, जिसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं, वहां पर आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व जो फिजर टाइप का वॉल्केनो हुआ और जगह जगह धरती के नीचे से लावा बाहर आकर के ठंडा हो गया, आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो गया। समय के साथ जो ताप और दाब और वर्षा, ये तीनों जो प्रक्रियाएं थी, इन्होंने उस आग्नेय चट्टान का इरोजन किया, उनका अपरदन किया, और चट्टान से वो सॉइल में अर्थात मृदा में कन्वर्ट हो गए। और चूंकि ऐसी मृदाओं में खनिज बहुतायत में मिलते हैं, तो ये मृदा थी वो काफी उपजाऊ मृदा साबित हुई। और आज आप जानिए कि वहां पर कपास की खेती बहुत जबरदस्त मात्रा में होती है, क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा गन्ना और अन्य कई जो बागें हैं, जो आपको जानिए महाराष्ट्र में जितने प्रकार के फल उत्पादन होता है उतना भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं होता है। तो बहुत से फलों का उत्पादन होता है, गन्ने का उत्पादन होता है और कपास का बहुत उत्पादन होता है। तो उस प्रकार की जो फर्टाइल लैंड है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो हमको ज्वालामुखी के कारण मिलती है। इसके अतिरिक्त जब विस्फोटक टाइप का ज्वालामुखी होता है तो लावा तो वही कुछ दूर तक फैलता है, जो शंकु बनता है ज्वालामुखी का उसके आसपास ही लावा फैलता है, बहुत दूरी तक नहीं जा पाता, उसके पहले ही वो ठंडा हो जाता है। लेकिन जो विस्फोटक ज्वालामुखी से राख और धूल निकलती है वो ऊपर कई मीटर तक जो है ऊपर छा जाती है वातावरण में, और धीरे धीरे कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में वो सेटल होती है। जब वो सेटल होती है तो आसपास के कई बहुत दूर तक जो है वो हवा के साथ बह के चली जाती है और वहां पे जाके सेटल होती है। भले ज्वालामुखी एक जगह पर फटा हो, लेकिन जो राख है वो उससे 150-200 किलोमीटर दूर तक सेटल होती है, और इस राख में भी बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो उस जगह की लैंड को भी काफी उपजाऊ बना देती है। तो हमने देखा न केवल लावा बल्कि जो धूल और राख है वो भी जो है फर्टाइल सॉइल का निर्माण करती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो लावा और मैग्मा होता है वो काफी मिनरल रिच होता है, उसमें कई खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि एक ज्वालामुखी फटा, उससे जो लावा निकला वो ज्वालामुखी के शंकु पर एज इट इज ठंडा हो गया। मनुष्य ने बिना किसी बहुत ज्यादा मेहनत के उसको वहां से ओर को उत्खनित कर लिया और उसको शोधन करके आयरन ओर जो है तैयार कर लिए और आसानी से उसको आयरन मिलने लगा। इसके अलावा अगर निक्षेप भी फैल गए तो उनको भी कलेक्ट कर लिया जाता है और उससे आयरन मिल जाता है, जैसा कि छोटा नागपुर के पठार के केस में है। वहां पर काफी भारी मात्रा में जो है आयरन जो ओर है वो मिलते हैं, जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है। इसके अलावा आप एक चीज और देखिए कि अगर जो लावा है या मैग्मा है वो सतह पर नहीं आ पाया, वो किसी कारण से धरती के नीचे ही ठंडा हो गया, जैसा मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि हमने बताया था ज्वालामुखी से बनने वाली स्थल आकृतियां, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था लेपोलिथ, लेकोलिथ, बेसोलिथ, डाइक, इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ाया था। सिल्ट, शीट,
ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाई थी। अगर उस प्रकार की कोई आकृति बन जाती है और मनुष्य के जानकारी में उसके वो रिसर्च में वो निकाल लेता है कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई आकृति है, यहाँ पर आग्नेय चट्टानें हैं या बहुत बड़ी मात्रा में कोई बेसोलिथ है, तो आसानी से 10-20-50 किलोमीटर तक अंदर तक वो उत्खनन कर लेता है और अंदर से खनिजों को निकाल लेता है। अगर इसके विपरीत ऐसा न होता तो या तो जब बाहर आ जाता मैग्मा तब मनुष्य पाता और या तो नहीं पाता, क्योंकि एक्सिनोस्फीयर जो है काफी गर्म है वहां पर कोई भी अभी ऐसी तकनीक नहीं है कि एक्सिनोस्फीयर से खनिजों को निकाला जा सके। इसके अलावा एक और एडवांटेज है टूरिज्म। ये जो ज्वालामुखी है, चाहे वो जागृत ज्वालामुखी हो या सुसुप्त ज्वालामुखी हो, मैंने आपको बताया कि जो जागृत ज्वालामुखी हैं और लोग उनको देखने के लिए बहुत भारी मात्रा में जाते हैं। जैसे स्ट्रोम्बोली है, वो ज्वालामुखी हर कुछ 66 मिनट के बाद वो जो है फटता है, तो बड़ी भारी मात्रा में लोग वहां इकट्ठा होते हैं उस घटना को देखने के लिए, और वहां पर टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप होता है, वहां की लोकल इकोनॉमी भी ग्रो करती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे ज्वालामुखी होते हैं वहां के आसपास के इलाकों में कभी कभी हॉट स्प्रिंग्स का निर्माण होता है, जैसे कि भारत में लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कई जगहों पर ऐसा है, और वहां पर गर्म चश्मे निकलते हैं और छोटे छोटे पॉन्ड्स तैयार हो जाते हैं जहां पर गर्म पानी, अब स्वाभाविक रूप से गर्म पानी होता है, लोग उसमें बाथ लेने के लिए, तैरने के लिए और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वहां चालू हो जाती हैं और वो टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। इसके अलावा जो गीजर्स होते हैं, जो फ्यूमरोल्स होते हैं, जो धुआंरे होते हैं, वो भी देखने के लिए लोग जाते हैं। तो मैं ये जो ज्वालामुखी है वो टूरिज्म से जो है इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा जो जियोलॉजिकल रिसर्च है, जो हमारे जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, जो भूगर्भ विज्ञान के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो लोग जो है इन जो ज्वालामुखियों का जब अध्ययन करते हैं, वहां से जो निकलने वाले खनिज हैं, वहां के लावा के प्रकार से और जो ज्वालामुखी का आकार है, जो वहां पर अंदर अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन सब का रिसर्च बड़ी आसानी से शोध कर लेते हैं ज्वालामुखी के पास से। उनको मालूम चल जाता है आसानी से कि पृथ्वी के नीचे किस प्रकार की अभिक्रियाएं चल रही हैं। तो जो हमारे भूवैज्ञानिक होते हैं उनके लिए वो हॉट स्पॉट होता है और वो वहां पर शोध करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि आने वाला भविष्य जो है वो परंपरागत जो एनर्जी के हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल, इस पर आधारित नहीं होगा। मनुष्य का लगातार प्रयास है कि इनको किनारे करते हुए जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और उसी प्रकार की जियोथर्मल एनर्जी भी जो है से ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत में भी संभवतः एक प्लांट लेह लद्दाख में लगाया गया है जियोथर्मल एनर्जी का, जहां से जो जमीन से निकलने वाली जो ऊष्मा है उससे विद्युत जो है निर्माण किया जाता है। तो ये भी एक लाभ होता है कि अगर हमारे आसपास कहीं ज्वालामुखी है तो वहां से जियोथर्मल एनर्जी एक लंबे समय तक मिल सकती है। तो ये तो हो गए कुछ उसके एडवांटेज। अब जो डिसएडवांटेज पे जाएं तो पहला डिसएडवांटेज तो सबको मालूम है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। होता क्या है कि अगर सक्रिय ज्वालामुखी है तब तो सभी को मालूम है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है और इसको दूर से ही देखना है, लेकिन कभी कभी होता है कि आज से 2000-2500 साल पहले कोई ज्वालामुखी फटा था और 2500 साल बाद फिर फटता है, मतलब डॉर्मेंट टाइप का जो ज्वालामुखी होता है उसको लोग समझ लेते हैं कि ये जो है डेड ज्वालामुखी है, अब ये नहीं फटेगा, लेकिन वो एकदम से फट जाता है 2000-2500 साल के बाद। तो इस दौरान उस जो ज्वालामुखी के आसपास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होता है, सड़कें बन चुकी होती हैं, कम्युनिकेशन टावर्स लग गए होते हैं, फैक्ट्रीज लग जाती हैं, हैबिटेट हो जाता है, मनुष्य रहने लगते हैं, तो उन सब का बहुत नुकसान होता है। और ज्वालामुखी से मनुष्य तो डायरेक्ट हानि कोई नहीं होती है, लेकिन जब ज्वालामुखी का लावा उड़ उड़ के इधर उधर गिरता है और बहता है तो उस क्षेत्र में आगजनी बहुत होती है, आग बहुत लग जाती है। अगर आसपास कोई जंगल है तो उसमें आग लग जाएगी और कभी कभार जो उस जंगल के बीच में जो मानव बस्तियां हैं वो उसी में ट्रैप हो जाते हैं। अगला है एयर पॉल्यूशन। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में जो हानिकारक गैसेस हैं नीचे से गर्म, वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती हैं। जब वो नीचे से निकलती हैं तो
आकर के वातावरण में फैल जाती हैं और लोकल लेवल पर कई किलोमीटर के दायरे में उन गैसेस के कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति भी आ जाती है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। केवल गैसेस के कारण ही नहीं, जो महीन राख के कण हैं वो भी फेफड़ों में जाने लगते हैं और उसके कारण भी दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त जो एयर पॉल्यूशन, ये कारण मैंने आपको बताया गैसेस, इसके अतिरिक्त जो वहां पर तापमान बढ़ जाता है पूरे इलाके का, उसके कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है, जो तापमान से भी पॉल्यूशन होता है। तीसरा जो नुकसान है वो है इकोनॉमिक लॉस एट लोकल एंड नेशनल लेवल। मान लीजिए उस स्थान पर कोई फैक्ट्री का कोई वो एरिया बना हुआ था, कई फैक्ट्रियां लगी हुई थी और वो सभी डैमेज हो गई, तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी। मान लीजिए किसी ज्वालामुखी के पास कोई ऐसा फर्म लगी हुई थी जो एक नेशनल इंपॉर्टेंस की थी, कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस होती थी जो जिसका हम एक्सपोर्ट करते थे और वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज हो गया, तो न केवल लोकल लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पर भी जो उसके इकोनॉमिक नुकसान होते हैं वो झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि उस इलाके में जो भी सड़क बनी होती है, जो भी फैक्ट्री, जो भी घर, दुकान, मकान, कम्युनिकेशन टावर, बिजली के पोल, डैम, ब्रिज, ये सभी डैमेज हो जाते हैं जब ज्वालामुखी फूटता है, क्योंकि ज्वालामुखी के साथ भूकंप अवश्य आता है। अगला देखते हैं फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू डिजास्टर रिकवरी। होता क्या है कि जब इस प्रकार का कोई ज्वालामुखी फूटता है और वहां पर जब बड़े व्यापक स्तर पर जनधन की हानि होती है, तो जो सरकार है वो अपने सारे फंड्स को उस अलग जगहों से निकालकर उस ओर मोड़ देती है। कभी कभी तो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो स्पेशल टीम्स लगानी पड़ती हैं, कभी कभी सेना को बुलाना पड़ता है। इसके अलावा जो जो रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं या जो रोड पर पोल गिर गए हैं, तो उनको उठाने के लिए जो हैवी मशीनरीज को जो मूव करना पड़ता है, अगर अपने देश में है तो इधर से उधर मूव करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बाहर से किराए पर दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो इन सब में जो फाइनेंशियल लॉस होता है, जो बर्डन पड़ता है देश पे, वो बहुत अधिक होता है। इसके अलावा लावा एंड ऐश डैमेज, जो लावा हमने आपको बताया कि लावा जो है उछल उछल के गिरता है, जरूरी नहीं है कि वो बहे। अगर वो जो है ग्रेनिटिक नेचर का होगा तो बहेगा, अगर बेसाल्टिक नेचर का होगा, गाढ़ा होगा, तो बहेगा नहीं। वो गैस और राख के साथ, जलवाष्प के साथ ऊपर उछल करके दूर गिरेगा जाके। उस परिस्थिति में अगर आसपास कोई हैबिटेट है तो वहां पर जब वो गिरेगा तो पक्का है कि वहां पर आग लग जाएगी। इसके अलावा जो आसपास की अगर कोई मानव बस्ती है तो जो राख है वो इतनी ज्यादा मात्रा में निकलती है, धूल और राख, कि जब वो सेटल होती है तो छोटे मोटे जो कमजोर प्रकार के मकान होते हैं, जो अस्थायी सेटलमेंट होता है मकानों का, जब उनके ऊपर वो राख गिरती है तो वो मकान पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, रहने लायक नहीं रह जाते। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी से कुछ लाभ हैं, कुछ हानि भी हैं। जो हानि है उनको अपनी समझदारी से हम उनसे बच सकते हैं और जो लाभ है उनका लाभ उठा सकते हैं। और जो देश विकसित देश हैं जैसे जापान है, यूएसए है और जो पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर के आसपास रहते हैं, वो इन ज्वालामुखियों का भरपूर लाभ उठाते हैं। यहाँ से जो ओर्स निकलते हैं उनसे पूरी दुनिया में व्यापार करते हैं। तो ज्वालामुखी से होने वाले लाभ उनके होने वाले जो हानि है उसकी तुलना में काफी ज्यादा है। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको ज्वालामुखी से होने वाले लाभ और हानि दोनों बताए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।